नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल बिहार एनडीए में सीटों को लेकर खींचतान अभी भी जारी है। पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिलने से वो नाराज हो गए हैं। यहां तक कि उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। और लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले इस मुद्दे पर जो तमाम बयानबाजियां हो रही है, आपको वो सुनवाते हैं। शायद कुछ टेक्निकल इशू है, तो चलिए इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, एलजेपीआर प्रवक्ता निशांत मिश्रा जी, हम प्रवक्ता सरोज सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं सौरभ जी से करना चाहूंगी, हमारे वरिष्ठ संवाददाता से। सौरभ जी, क्या कुछ चल रहा है एनडीए में? चाचा पशुपति पारस तो नाराज हो गए हैं। चलिए तब तक सरोज जी से सवाल ले लेते हैं। सरोज जी, सीट शेयरिंग तो जी हो जी। गई, क्या खुश हैं आप लोग? नहीं, जितनी बिल्कुल सीटें बिल्कुल चाहिए हम लोग। उतनी मिल गई? देखिए, अपेक्षा तो सब लोगों की रहती है अधिक से अधिक। हम्म। लेकिन अब जो पहले नीतीश कुमार जी नहीं थे, अब नीतीश कुमार जी अलायंस में आ गए हैं, तो सबका जो साथ है तो सबका ख्याल को रखते हुए तो जो मिला उसमें तो संतुष्ट तो रहना ही पड़ेगा ना। इसमें क्या कोई शक है? आखिर अपेक्षा तो रहती है ज्यादा। अगर ज्यादा मिलता तो हम लोग ज्यादा लड़ते, चूंकि हम लोग की तैयारी 40 पर थी। जो हम लोग को मिलता उसमें जो सीट मिलता हर सीट पर हम लोग लड़ते। और जहाँ नहीं मिला वहां हमारी पार्टी जो है उनको उनको समर्थन करेगी। हर जगह हमारे जो कार्यकर्ता है, पार्टी का जो हमारा नेता है, सब जगह एनडीए के अलायंस में जितने भी लोग हैं हर सीट पर हम लोग उनको मदद करेंगे। जो मिला उससे तो संतुष्ट। चलिए ठीक है सौरभ जी, क्या कुछ चल रहा है एनडीए में? चाचा पशुपति पारस भी नाराज चल रहे हैं। अब तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है मोदी कैबिनेट से। जी बिल्कुल। सबा नाराजगी बहुत छोटी सी शब्द है। और मुझे लगता है कि अब पशुपति पारस जो है वह कुछ ही देर के बाद ये भी फैसला लेंगे कि वो एनडीए से अलग होंगे। कारण आपने देखा कि कल जिस तरीके से एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और सीटों का जो बंटवारा हुआ था उसमें एक जी। भी सीट पशुपति पारस और उनके पार्टी के लिए छोड़ा नहीं गया था। निश्चित तौर पर उसके बाद पशुपति पारस के पास जो है वो कोई चारा नहीं बचता है और ना ही कोई कारण बचता है कि वो एनडीए में बने रहे। तो जो प्रोसेस होता है वो पशुपति पारस ने शुरू कर दिया है। सबसे पहले वो मंत्री परिषद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और वो निश्चित तौर पर अपने नेताओं के साथ, उनके पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे। और उसके बाद मुझे लगता है कि वो एनडीए छोड़ने का भी बड़ा जो फैसला है वो ले सकते हैं। कारण एनडीए के साथ बने रहना मुझे नहीं लगता है कि अब उनको कुछ मिलने वाला है। सब चीज क्लियर हो चुका है। तो अब अगर उनको आगे की राजनीति करनी है या उनकी पार्टी को आगे की राजनीति करनी है तो मुझे लगता है कि एनडीए उनको छोड़ना ही होगा। और एकमात्र ऑप्शन है महागठबंधन के तहत, जो कि लगातार पशुपति पारस जो है वो आरजेडी नेताओं के संपर्क में भी है। तो मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर में पशुपति पारस एनडीए छोड़ेंगे भी और महागठबंधन में शामिल भी। चलिए ठीक है राकेश जी, सीट बंटवारा तो कर दिया आप लोगों ने, लेकिन कितनों को नाराज किया, कितने को खुश किया है आप लोगों ने? देखिए सबा जी, हम लोग किसी को ना जी सबा जी किसी को हम लोगों ने नाराज नहीं किया, किसी को खुश करने का काम नहीं किया। जिसका जितनी भागीदारी थी उनको उतना मिला। और रही बात, सभी लोग चाहते हैं कि देश में किस तरह विकसित देश हो, उसके सहयोग से सभी लोग लगे हुए हैं, सभी पार्टियां लगी हुई हैं हम लोग के साथ। और हम लोगों का नारा है 400 के पार। तो हम लोग का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को साथ लेते हुए आगे बढ़ना है। और हम लोगों ने जो वादे किए थे जनता के बीच में, उस वादे पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने 95% वादे को हम लोगों ने पूरा किया। और रहा सबा जी कि आगे आने वाला समय में भी
माननीय प्रधानमंत्री जी के नए वादे होंगे, नए वादे के साथ भारत का किस तरह विकास हो, भारत किस तरह आगे बढ़े, उस पे हम लोग काम करना चाहते हैं और काम करेंगे। जनता को जो भी मुद्दे होंगे, नए मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में हम लोग कूद रहे हैं। और चुनाव की बात जो है, वो चुनाव हम लोगों की चुनाव लड़ने की बात नहीं, भारत को महान बनाने के लिए चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। चुनाव जो हम लोग लड़ रहे हैं, भारत को शक्तिकरण करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग चुनाव जो लड़ रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सब ये सारे मुद्दे हैं, इस पे हम लोग काम करना चाहते हैं। चलिए राकेश जी, आपने कहा कि जो जनता से वादा किया गया था वो बीजेपी पूरी कर रही है, लेकिन सहयोगी पार्टियों से भी तो आप लोगों ने कुछ वादा किया होगा ना। पशुपति पारस को तो पहले से पता नहीं था कि उनको एक भी सीटें नहीं मिलेगी, तो अब ऐसे में उनके पास बाहर जाने के अलावा ऑप्शन क्या बचता है, विकल्प क्या है उनके पास? देखिए सौरभ जी, ये लोकतंत्र है। और उसकी बात रही, दूसरी बात आपने जो कहा वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारे यहाँ चुनाव समिति होती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद नड्डा जी ने और अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इनका निर्णय लिया। तो इसमें हम लोग छोटे कार्यकर्ता, इस पे हम लोग क्या विशेष बोले। और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, अच्छा ही होगा, बिहार के लिए अच्छा ही होगा। तो पशुपति चलिए, पारस के साथ अच्छा हुआ आपको लगता है? नहीं नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि पशुपति कुमार पारस, ये इनके घर का मामला है। पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान एक परिवार है, इनकी नहीं नहीं पार्टी नहीं की। नहीं नहीं, आप दो क्या है दल इनके है। नेता? नहीं नहीं राकेश जी, दो दल है, एक परिवार नहीं है। दो दल है और दोनों दल के साथ आपका गठबंधन है। एक परिवार मत नहीं नहीं बनाइए उनको। दो दल है, जो भी दोनों है। के साथ आपका आपका गठबंधन था। आपने चिराग पासवान को आउट किया था, पशुपति पारस आपके साथ थे। आपने पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया। उसके बाद चिराग पासवान फिर एनडीए में आए। दोनों अलग अलग दल है, दोनों अलग अलग नेता है। नहीं नहीं सौरभ जी, आज मैंने आपको कहा कि फाय सिर्फ आज आपको फायदा चिराग पासवान में दिखा, तब आपने उनको नॉकआउट कर दिया, पशुपति पारस को बाहर कर दिया एनडीए से। हम लोग फायदा जो देखते हैं वो बिहार के विकास का फायदा देखते हैं। हम लोग जो फायदा देखते हैं, भारत के विकास के लिए फायदा देखते हैं। और रही दूसरी बात, आपने जो हमसे पूछा, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस सब एक ही परिवार के लोग हैं। और लग रहा है कि ऐसा है, कुछ भी है तो पशुपति कुमार पारस जी के दो सांसद बीना देवी जी 2 साल से लगभग इनके साथ, अपना चिराग पासवान जी के साथ घूम रहे थे। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले देखें कि चौधरी मकबूल कैसर भी इनके साथ ही चिराग पासवान जी के साथ घूम रहे थे। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनके भी साथ इधर भी आते हैं, उधर भी जाते हैं। अब बीच का मामला है, इसमें तो दोनों परिवारों के बीच मामला, दो पार्टियों के बीच के मामला। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अपने विकास के एजेंडे पे खड़ा रहना है और विकास के साथ जो भी लोग रहेंगे उनके साथ काम करेंगे। चलिए ठीक है चलिए राकेश कमल, जी। सौरभ जी, इस मुद्दे पे जो बयानबाजियां हो रही है, मैं वो सुनवाना चाहूंगी पहले, तो वो बयान सुनवाते हैं। हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, क्या हुआ वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा तब? की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। और मैं आज भी, वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। एनडीए की सीट शेयरिंग कल हो गई। अब जिनका नहीं हो रहा है वो बताएं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह तैयार है कि 2024 के चुनाव में सभी सीटों पर बिहार में जीत हासिल। नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने इस बार छोटे भाई की भूमिका दी है और दबाव की राजनीति को समाप्त किया है कि आप छोटे हैं, छोटे रहिए। 16-17 इसलिए किया गया है। मेरा मानना साफ है कि अभी तो आपने संख्या बताई है, कौन सीट मिला है नहीं मिला है उसका भी धीरे धीरे खुलासा होगा। महागठबंधन 1 से 2 दिनों में कौन सीट पर कौन लड़ेगा, किस घटक दल को कितनी संख्या में सीट मिलेगी, सभी चीजें पीपुल डोमेन में आ जाएगी। तो सौरभ जी, पशुपति पारस ने तो साफ साफ कह दिया कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। सौरभ जी, म्यूट पे हैं आप।
सर सौरभ जी। हेलो जी, बिल्कुल जी, सभा आवाज नाइंसाफी जरूर हुई है। जी। सहयोगी पार्टी थे वो, और उनका भी अधिकार बनता था। तो लोकसभा चुनाव वो पिछले बार भी लड़े थे, और 6 सांसद जो हैं वो लोजपा के जीत कर आए थे। हालांकि बाद में पार्टी में टूट हुई, 5 सांसद अलग हो गए, एक साथ हो गए। एक तरफ चिराग पासवान हो गए, और चिराग पासवान ने पिछले 2-3 सालों में खुद को साबित किया। ये काफी बड़ी बात है कि चिराग पासवान पूरे, उन्होंने बिहार का दौरा किया, हर जगह वो गए, और जो लोगों का समर्थन और प्यार चिराग पासवान को मिला, आज उसी का असर है। आज उसी का असर है कि बीजेपी से या एनडीए से पशुपति पारस बाहर हो रहे हैं और चिराग पासवान की एंट्री होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगा कि 2024 के लिए ज्यादा जो फायदा है वो किसके साथ है, चिराग पासवान के साथ रहने में ज्यादा फायदा है या फिर पशुपति पारस के साथ है। जो वोट बैंक है वो किसके साथ है। तो निश्चित रूप में जब बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त हो गई कि जो वोट बैंक है और लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो समर्थन है वो चिराग पासवान के साथ है, इसीलिए बीजेपी ने पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया। उनको ये समझ में आ गई बीजेपी को कि अब पशुपति पारस के साथ रहने में या आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं है। जी चलिए ठीक है, सारिका पासवान जी से एक सवाल ले लेते हैं। सारिका पासवान जी, क्या लगता है आपको बीजेपी ने जेडीयू को 17 सीटें देके गलत किया है? म्यूट पे है सारिका जी आप। देखिए सभा जी, भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना इतिहास रहा है। जिसने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही उनको निगलने का काम किया है, और हमेशा ही वो अपने गठबंधन के साथियों के लिए एक बी टीम भी तैयार करके वो रखी है। देखिए पिछला विधानसभा जब चिराग पासवान एनडीए के गठबंधन के हिस्सा नहीं थे और बावजूद वो अलग से चुनाव लड़ रहे थे, तो इसके पीछे बीजेपी का उनके पीछे सपोर्ट था, यानी बीजेपी की बी टीम की तरह वो काम कर रहे थे। और उसका असर भी देखने को मिला कि जेडीयू जो है महज 43 सीटों पे जाकर के सिमट के रह गई। गठबंधन, इतने बड़े पार्टी के साथ गठबंधन के बावजूद भी जेडीयू जो हमारे साथ गठबंधन थी इसके पहले, जहां उन्होंने 71 सीटें वो जीती थी, जब बीजेपी के साथ वो गठबंधन में उन्होंने चुनाव लड़ा तो महज वो 43 सीटों पे सिमट के रह गए। और यही चिराग पासवान जो पानी पी पी करके नीतीश कुमार जी को कोस रहे थे, लगातार वो आक्रामक मुद्रा में वो दिख रहे थे, चाहे वो बिहार के विकास के मुद्दे को लेकर हो, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर हो, या मुद्दा चाहे जो भी रहा हो, उन्होंने कभी भी बीजेपी को कोसा नहीं। लेकिन हाँ, बीजेपी के साथ गठबंधन में जेडीयू की पार्टी और खास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वो निरंतर, लगातार और बेहिसाब उन्होंने कोसा है। और आज देखिए जिस तरीके से गठबंधन की कल लगभग उनकी सीटों का हुआ कि खुलासा हुआ कि भाई जेडीयू 16 पे लड़ेगी, बीजेपी 17 पे लड़ेगी, चिराग पासवान को उन्होंने 5 सीटें दी। और देखिए मैंने कहा, अभी मैंने आपको परिचय दिया कि भाजपा का जो पुराना इतिहास रहा है, पशुपतिनाथ पारस को वो निगल गए, समाप्त कर दिया उन्होंने उनको, उनकी क्रेडिबिलिटी आज समाप्त हो गई। आज वो उस स्थिति में है जो कहते हैं ना कि कहीं के नहीं रहे वो। अब वो शिकवा करे तो किससे, शिकायत करे तो किससे, अब ये स्थिति में आ गए हैं। लेकिन चिराग पासवान को 5 सीटें देने के पीछे एक लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, और वो अहम और महत्वपूर्ण लक्ष्य है जनता दल यूनाइटेड का सर्वनाश, विनाश, हमेशा के लिए समाप्ति। और कहते हैं कि बाद में लोग कहेंगे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर इज अ जनता दल यूनाइटेड, देयर इज अ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो इस लाइन को करेक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान का सहारा लिया है, और वो अपने उद्देश्य में वो एक कदम आगे बढ़े हैं वो, और 5 सीटें उन्होंने इसलिए चिराग पासवान जी को दिया है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं, हमें तो पता था ये बात, अब माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना है, उनको समझ में आई या नहीं आई समझ में। लेकिन ठीक है, राजनीति में ऐसी चीजें चलते रहती हैं। लेकिन 2 चीजें हैं जो आज स्पष्ट आई हैं सामने कल की सीटों के बंटवारे के बाद, जो मैंने दोनों का बात का जिक्र किया है। एक तो भाजपा जिनके साथ भी गठबंधन में जाती है उनको छोड़ती नहीं है, और दूसरी बात, भाजपा
कहीं ना कहीं डरी है, सहमी है, विचलित है और वो जान रहे हैं कि बिहार का चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत कठिन होने वाला है और मुद्दे भी नहीं है उनके पास। पुराने मुद्दे वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं, वो वापस वो धर्म और सनातन और हिंदुत्व की राजनीति वो करना चाह रहे हैं, लेकिन आज जनता के गले के नीचे वो बातें नहीं निकल रही है, क्योंकि 17 महीने में जो नया काम महागठबंधन ने किया है, एक लकीर खींची है, मजबूत लकीर, और उस लकीर को पार कर देना मुझे नहीं लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में वो ताकत भी बची है। तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा 2024 का और साथ ही साथ बहुत रोमांचक भी होने वाला है ये चुनाव सभा जी। ठीक है सारिका जी, कमल जी से सवाल ले लेते हैं, फिर राकेश पोद्दार जी आपके पास आएंगे। कमल जी, सभा जी मैं 1 मिनट का समय लेना। कमल जी बहुत देर से मिनट। बैठे हैं, मौका नहीं नहीं, मिला, फौरन नहीं, आपके पास आएंगे। नहीं सभा जी ठीक है, राकेश जी बोलिए, राकेश जी बोलिए, बोलना भी आपको चाहिए। काफी सारे आरोप, बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं बीजेपी को। सभा जी, स्वरूप जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारी पार्टी की गाइडलाइंस है, भारतीय जनता पार्टी की, कि जहाँ पे हमारी सारिका बहन जी रहेंगी वहां से मुझे हट जाना चाहिए, तो इनकी भाषाओं से मैं हट जाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सौरभ जी और सभा जी। चलिए कोई बात नहीं राकेश जी, थैंक यू। कोई बात नहीं। कमल जी आपको भी ऐसा लगता है कि पशुपति पारस के साथ नाइंसाफी हुई है? जी सौरभ जी, एक्चुअली बीजेपी का तो काम ही है पीठ में छुरा घोंपना। वो आज से नहीं, कई दशकों से वो दूसरे के पीठ में छुरा घोंप के ही अपना काम बनाने का करता आया है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं पारस जी के साथ नाइंसाफी किए हैं और जिसका फलाफल आपको अंतिम मोमेंट में देखने को मिल रहा है कि उनको कुछ नहीं मिला। मतलब दूध में मक्खी के तरह चूस के निकाल दिया, ऐसी स्थिति पारस जी की बना दी है। 5 सीट उनके पास था, कम से कम 5 में एक भी उनको लड़ने के लिए कम से कम छोड़ देते थे। लेकिन बीजेपी हमेशा से, जेपी नड्डा जी भी आए थे तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा, मैं क्षेत्रीय पार्टी को पूरी तरह से देखना नहीं चाहता हूं और धीरे धीरे खत्म कर दूंगा। तो ये तो एक दूसरे को लड़ा के आपस में अपने आप को साधने का काम करते हैं। लेकिन बीजेपी अब इस मुहिम में आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि इतना बेवकूफ अब कोई भी पार्टी नहीं रहा है। सब जो है अपने अपने मतलब से पार्टी में आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसको देखते हुए वो अपना बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन पारस जी के साथ नाइंसाफी हुई है और जो हम लोग देख रहे हैं, कल तक हो सकता है पारस जी के साथ अच्छा एक गठबंधन के साथ उनका एक संवाद स्वागत करेगी कांग्रेस, स्वागत करेगी कांग्रेस, वेलकम करेगी महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में। कांग्रेस और महागठबंधन किसी के लिए कभी भी कोई दरवाजा बंद नहीं किया। आदरणीय लालू जी ने स्पष्ट कहा कि महागठबंधन का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है, चाहे कोई दुश्मन ही क्यों ना आए, हम उनका प्यार से स्वागत करेंगे। चलिए निशा जी, आपसे सवाल है, मजबूर कर दिया आपने चाचा को, अगर वो एनडीए छोड़ते हैं और महागठबंधन या इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो ये कहा जाएगा कि आपने मजबूर कर दिया, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा एनडीए छोड़ने के अलावा, अगर वो छोड़ते हैं तो? देखिए सौरभ भाई, सबसे पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है कि समय बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता है। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। जिस तरह की राजनीति उन्होंने पिछले 3 साल से की तो वो सबके सामने है। खैर, हमारा ध्यान इन सब बातों में नहीं है, वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे है और बिहार की 40 सीट पे है, जो हम लोग जीत कर आदरणीय मोदी जी के खाते में डालें। लेकिन निशान जी, इसकी वजह आपको क्या लगता है, क्यों चिराग पासवान को रखा गया, क्यों उनको 5 सीटें दी गई, क्यों पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिला? रीजन क्या लगता है आपको? देखिए सौरभ भाई, आपको पता ही है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, देश ही नहीं पूरे, अगर हम लोग विश्व की बात करें, और उनका संगठन जिस तरीके से मजबूत है, तो वो इस बात को समझती है कि आदरणीय चिराग जी को जिस तरीके से अलग थलग कर दिया गया था, जुलाई के महीने में हमारी पार्टी टूटी थी 2021 में, उस वक्त हमको अलग कर दिया गया था, हमारी ही पार्टी से हमको हटा दिया गया था। खुद लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, 5 सांसद उधर चले गए थे
और हम अलग थलग पड़ गए थे। लेकिन मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान ने उस वक्त भी जनता के बीच में गए, जन विश्वास हासिल किया, और उस चीज को समझने के बाद एनडीए नेतृत्व ने इस चीज को समझा कि जन विश्वास, जन समर्थन किसके साथ, तो वो आपको भी पता है कि जन समर्थन किसके साथ, जन समर्थन हमारे साथ है, और हमें जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला, और इसके लिए बिहार की जनता बहुत खुश है, और हम लोग 40 की 40 सीटों पे जीतेंगे। चलिए ठीक है सारिका जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि पशुपति पारस नाराज है तो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, तो क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा? सारिका जी, शायद सारिका जी तक आवाज नहीं जा रही। कमल जी, कमल जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है सभा जी। जी कमल जी, तो क्या कोई ऑप्शन है चाचा पशुपति पारस के लिए? नहीं, वहां तो कोई ऑप्शन नहीं बनता है, हम लोग तो स्वागत कर ही रहे हैं उनका। वहां आप ही कहीं लोग का कुछ हो पूछ ही रही हूँ सर जी। क्या बोल रही हैं सभा जी? आप लोगों का ही पूछ रही हूँ कि इंडिया गठबंधन में कोई जगह है उनके लिए? बिल्कुल, वो आएंगे, हम लोग स्वागत करेंगे। चलिए ठीक है। सरोज जी बताया जा रहा है बताएं। कि कुछ लोग तो नाराज है एनडीए, मतलब बीजेपी से नाराज है, क्योंकि एनडीए में जो सीट का बंटवारा हुआ है उससे वो लोग खुश नहीं है। तो क्या बीजेपी ने गलती कर दी है जेडीयू को ज्यादा सीटें देकर? देखिए, ये तय करना भारतीय जनता पार्टी का काम था, किसको कितनी हिस्सेदारी देनी थी और किसको कितनी सीट पर लड़ानी थी। सबका अपना अपना सबसे ले लिया गया था, कितनी सीट पर लड़ते हैं, कितने सीट पर लड़ना है, कितने सीट पर लड़ना है। किसी ने ये नहीं कहा कि हमको इतने सीट पर लड़ना है। और जब नीतीश जी आ गए हैं तो नीतीश जी पहले अलायंस में नहीं थे, तो नीतीश जी जब आ गए हैं तो स्वाभाविक रूप से सबका हिस्सेदारी कमेगा। और ये समझना भारतीय जनता पार्टी का काम था। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से सब लोगों की अपनी अपनी हिस्सेदारी दे दी है। और जहां तक रही बात लोजपा की, तो लोजपा में जो चाचा और भतीजे की आप बात कर रहे हैं, आज हमारे बहन सारिका जी बहुत चिंतित हैं नीतीश कुमार जी की। जिस दिन विधायक तोड़ रहे थे नीतीश कुमार जी की, जब सरकार गिरा रहे थे नीतीश कुमार जी की, तो उस दिन इनकी चिंता याद नहीं आई। जिस दिन लोजपा दो भागों में जिस दिन बटी, पारस जी को 5 सांसद लेकर के जिस दिन अलग हट गए, उस दिन चिराग के साथ कौन सा न्याय हुआ था? उस दिन क्या हो गया था? तो आज बहुत ये लोग चिंतित हैं, चाचा और भतीजा के लड़ाई में अपना रोटी सेकना, अपना हाथ सेकना चाहते हैं। वो इन लोगों को भला होने वाला उससे नहीं है। बिहार और भारत की जनता पूरी तरीके से ये तय कर चुकी है कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा नया भारत बनाना चाहती है, और नरेंद्र मोदी जी के 3-0 की शुरुआत की उनको पूरी तरीके से आजादी दे दी है। और फिर से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और हम लोग सब पार्टी जो अलायंस एनडीए के अलायंस है उसके अलावा पूरा जनता उनके साथ है। तो ये लोग अपना अपना रोटी सेकने का काम करें। ये लोग का तो काम ही है कि किसी के फटे में हाथ डालना। आज सारिका जी को बहुत चिंता हो गई नीतीश कुमार की और चिराग पासवान की। अब ये लोग बतावे भाई उस दिन कहाँ थे, ये चिंता कहाँ था इनका? चलिए ठीक है। निशांत जी, जैसा कि कुछ दिनों पहले देखा गया था कि चिराग पासवान नाराज चल रहे थे बीजेपी से, तो नाराज होना तो रंग ले आया है। बीजेपी से अहमियत तो उनको मिल ही गई, चाचा पशुपति पारस को किनारा कर दिया गया। नहीं सभाजी, हम लोग नाराज कभी नहीं थे। हमारी बात पहले ही हो चुकी थी। जब हम लोग एनडीए में शामिल हुए थे तो हमने पहले ही बात कर लिया था। हमारे नेता ने सब चीजों को स्पष्ट तरीके से रख दिया था, और हमें पता था कि हमें कितनी सीट मिलनी है, नहीं मिलनी है, क्या मिलनी है। तो ये बात कोई नाराजगी की है नहीं। एनडीए अभी भी पूरा इंटैक्ट है। आपने कल देखा कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और कितने अच्छे माहौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट को साझा किया गया। और आप देख रहे हैं कि सभी दल संतुष्ट है सीट शेयरिंग से। और हम लोग अब सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे फोकस कर रहे हैं। अब जो लोग नाराज हैं वो लोग समझे उनका क्या होगा, कहाँ जाना है, क्या करेंगे। फिलहाल हम लोग जितने घटक दल हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं बिहार में किस तरीके से मोदी जी का तिरंगा फहराना है। चलिए ठीक है। कमल जी, इतने दिनों से चर्चा थी कि एनडीए में कुछ नहीं हो रहा, तो एनडीए में तो सीट शेयरिंग भी हो गया। अब इंडिया गठबंधन में आप लोग बिहार में कब सीट शेयरिंग करेंगे? एनडीए के बंटवारे से इंडिया गठबंधन का कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो फिर कमल जी इंतजार किस बात का हो रहा था? आपने ही कहा था कि सब बंटवारे के गठबंधन में सही है। बावजूद भी बहुत वहां बंटवारे के बावजूद भी घमासान मची हुई है।
हम लोग इस पे पुख्ता करके साथ कल नहीं तो परसों तक हम लोग जारी करेंगे अरे अपना आपका लिस्ट। तो फाइनल ही नहीं हो रहा है महाराज, आपका तो अरे कल निशांत जी कल बोलने कल दीजिए, फिर आपके किसमें पास आएंगे। निशांत जी, एक्चुअली महागठबंधन में जितने भी घटक दल हैं उनमें कहीं से कोई मतभेद नहीं है। जब उसका आएगा तो आपको फलाफल नजर आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एनडीए महागठबंधन में में अभी भी कमलेश भाई घमासान जारी है। निशांत महागठबंधन जी, चल रहा कमल जी है। को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आके जवाब ले लेंगे। बोलिए कमल निशांत जी। जी, एनडीए में अभी भी घमासान जारी है, आप इंतजार कीजिए, हो सकता है आप तो उससे फ्री हो गए कि आपको जो चाहिए था वो मिल गया, उसमें आपको नहीं। लेकिन और भी घटक दल है आपके साथ जो कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं। अभी तो पारस जी बाहर हुए हैं, अभी आप में और भी परेशान, तो इस पे अब जवाब आपको आगे मिलेगा। चलिए ठीक है निशांत जी, अब बोलिए। नहीं, मैं वही कह रहा था सभा जी कि महागठबंधन तो अभी तक फाइनल ही नहीं कर पाई है। कितने दिनों से सुन रहे हैं, आज हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, कल हो रहा है, और किसका मुंह फुला हुआ है, किसका नहीं फुला है, वो सबको पता है। अब बाकी रहा निशांत कि जी, जो नाराज है उनको आप ले जाइए, इसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं। आप उनको ले मुंबई में जाइए, हमारा उनके एक लिए आपको कार्यक्रम करा शुभकामनाएं हैं। क्या, वहां से दिल्ली लौटने में लेट हुआ, उसके कारण सारा परेशानी हुआ है, उसको हम लोगों ने कल तक टाल दिया है। अब देखिए आपका चलिए कल ठीक है, कब आता है। आखिरी कमेंट लूंगी सरोज जी से। जी ये जी सरोज जी, ये बोलिए। लोग उसी ये लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग को आज तक फैसला नहीं हो रहा है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि एनडीए के जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट का नाम का अनाउंसमेंट हो जाए, और इनके पास तो कैंडिडेट है नहीं। ये लोग तो हर बार वही काम करते हैं, कभी जदयू से लेते हैं, कभी आरजेडी से, कभी कभी भाजपा के जो लोग जिनको टिकट नहीं मिलता है, एनडीए के अलायंस को जिस पार्टी के घटक दल को टिकट नहीं मिलता है, उसको ही लोग इंतजार करते हैं। लास्ट में लोग अपना घोषणा करेंगे, कैंडिडेट सबसे ले लेंगे, उसके बाद सब इधर के रिजेक्टेड कैंडिडेट को उधर सेलेक्ट करेंगे। ये लोग का ये फेर इस तरह है, और इसी के इंतजार में लोग का अभी तक घोषणा नहीं हो रहा कि कौन पार्टी से कौन कौन आएगा, कौन कौन जाएगा। ये इन लोग का है कहानी, अभी तक नहीं घोषणा होने का। सरोज जी ये सरोज भाई, बताइए, इनको आरजेडी सीट भी तो नहीं दे रही है, वहां भी तो मामला तो फंसा है। वो तो उनका जिम्मेदारी है, किसको देंगे और नहीं देंगे। इंतजार इनका ही है कि कौन सा रिजेक्टेड लोग हैं, जो सारे जगह से रिजेक्टेड आएंगे, उन सबको लोग सेलेक्ट करेंगे। इसी के लिए दरवाजा इनका मतलब खुला रहता है। पारस जी, आप लोगों के लिए अब रिजेक्टेड हो गए, हो सकता था नहीं कि नहीं आप नहीं, बाहर हो सकते थे। नहीं, पशुपति आप कुमार ये कर पारस, रहे हैं। सुनिए, पशुपति कुमार पारस जी पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। पशुपति कुमार पारस, लोजपा को 5 सीट मिला और 5 सीट लोजपा के पास 6 सीट था, 1 सीट कम मिला, तो सारा सीट तो लोजपा को मिल गया। अब उसे पशुपति कुमार पारस आते हैं या नहीं आते हैं, या उनकी कौन सी एमपी आती है या नहीं आती है, ये हम लोग का विषय नहीं है। ये तय करना लोजपा का काम है। हम लोग दोनों लोजपा को हम लोग एक ही मानते हैं। लोजपा को थे पार्टी तो 2 रजिस्टर्ड है, आपके मान लेने से तो नहीं भारतीय रजिस्टर्ड अब 2 कर ले, 3 कर ले। भारतीय जनता पार्टी उनको 1 मानी और जहां जहां सीट थी वहां वो सीट दे दिया। अब वो तय करे आपस में लोग कौन कहां पर लड़ेंगे। ठीक है कमल जी, ठीक है हम कौन डिसीजन लेने वाले होते हैं। सरोज जी ठीक है, सवाल सुनिए। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग नाराज नहीं है, बीजेपी के डिसीजन से आप लोग खुश हैं, एक तरह से देखा जाए तो क्या 40 का 40 पार लगाने वाले हैं? फिर तो तैयारी पूरी होगी फिर तो। बिल्कुल 40 सीट पर पूरी तरीके से जो एनडीए अलायंस है, वो पूरी तरीके से जिस पार्टी का जहां जहां पे ताकत है, कहीं पे लोजपा की ताकत है, कहीं पे हम पार्टी का ताकत है, कहीं पे बीजेपी का ताकत है, कहीं पे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी की ताकत है, जो जिसकी जहां पर ताकतें हैं, जिसके जहां पे कार्यकर्ता है, पार्टियां हैं, वो सारे पार्टियां एक दूसरे को मिल करके पूरी तरीके से मदद करेगी और 40 सीट जिताने में पूरी तरीके से कामयाबी हासिल करेगी। चलिए ठीक है, सारिका जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सभा जी। आप लोगों में अब सीट बंटवारा कब तक होगा? अब तो एनडीए में भी सीट बंटवारा हो चुका है, आप लोग भी जल्दी कर दीजिए फिर। बिल्कुल सभा जी, बहुत जल्द महागठबंधन की भी सीटों का बंटवारा भी और साथ ही साथ प्रत्याशियों की नामों की घोषणा भी हो जाएगी। और देखिए, मैं सुन तो नहीं पाई कि हमारे तमाम प्रवक्ता जन यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन किन्होंने क्या बोला, नेटवर्क इशू की वजह से मैं सुन नहीं पाई। लेकिन आपके प्रश्नों का ही मैं जवाब दे देती हूँ कि बहुत जल्द होगा सभा जी। और मुझे लगता है कि भाजपा ने अभी आधी अधूरी ही लिस्ट जारी की है, अभी भी उन्होंने अपने प्रत्याशियों की नामों की घोषणा नहीं की है, क्योंकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी, मुझे लगता है बहुत बड़ा तूफान
बिहार की राजनीति में आना बाकी है अभी। और यही कारण है कि भाजपा जो दावा हमेशा करती आई है कि हम तो भाई 400 पार, बिहार में 40 सीटें और ना जाने और कितने बड़े बड़े दावे उन्होंने किए हैं, बावजूद इसके, जबकि बिहार में 39 सीटें बिहार की जनता ने इनको पिछले बार लोकसभा में देने का काम किया, बावजूद इसके अभी तक उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। तो आप समझ सकती है मैं बोल रही हूँ सबा जी, अभी भी एनडीए के अंदर खाने में कुछ भी ठीक नहीं है, नथिंग इज वेल। कब क्या हो जाए अभी कल्पना से परे हो सकता है कि हमें सुनने को चीजें कल को या परसों को मिलेंगी, लेकिन एक बात तो तय है कि महागठबंधन निश्चित रूप से इंतजार कर रहा था कि बीजेपी भाई अपने और जेडीयू जो है अपने सीपी और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा, और उनसे मजबूत हम अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे, क्योंकि इस बार निश्चित रूप से लड़ाई जो है वो 35 पार वाली महागठबंधन की होने वाली है। 35 पार महागठबंधन को सीटें मिलने वाली है और हमारे प्रत्याशियों के नामों की जिस दिन घोषणा हो जाएगी उस दिन ये क्लियर भी हो जाएगा कि जीत हमारा वहां से सुनिश्चित है। लेकिन देखने वाली बात है कि अभी पार्टी ऊहापोह की स्थिति में है, कंफ्यूज है, क्योंकि बहुत चीजें अभी हमें समझ मुझे लगता है 2-4-5 दिनों में हमें बोलना नहीं चाहिए। हमारी बहन सरिता जी बोल रही है यार 4 जून वाला सर्टिफिकेट, 4 जून वाला सर्टिफिकेट जो है वो कैंडिडेट ही के साथ दिलवा देंगे क्या हमारी बहन सरिता जी? सारिका जी चलिए, कुछ टेक्निकल निर्वाचन आयोग तो सर्टिफिकेट 4 जून को दे देगा, लेकिन ये लोग कैंडिडेट के साथ ही सर्टिफिकेट बांट देंगे क्या? हमारा ये पूछना है। कह रहे थे कि हमारा 35 सीट जीतेगा, पिछला बार 40 सीट लड़े थे, बिहार की जनता ने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया पिछली बार 40 पर, तो 40 पर सुपड़ा साफ कर दिया। ले लेना 400 के पार। नहीं, बीजेपी को सर्टिफिकेट भारत की जनता देती है। बीजेपी को सर्टिफिकेट भारत की जनता देती है। इस बार वही जनता आपको दिखाएगी। बचा पाएंगे नहीं? अरे वो तो जनता तय करेगी, पार्टी जनता तय करेगी। जनता इस विषय का होना चाहिए कि क्या वो जीतन राम हमारी मांझी जी की सीट को जीत भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि जनता देख चुकी है कि बिना पेंदी का लोटा कौन है यहाँ पे, और जनता पलटने वालों को और बिना सारिका जी जो कहते हैं डगरा के नीतीश कुमार चिराग पासवान जीतन राम मांझी जी का चिंता सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल वाले को हो रहा है। सबसे ज्यादा 3 आप ही लोग हैं। जिस समय विधायक तोड़ रहे थे नीतीश कुमार को, उस समय चिंता कहाँ गया था? जिस समय चिराग पासवान के पार्टी तोड़वा उस समय कहाँ गया था? तो बहुत चिंता में आप लोग हैं। चुनाव अब इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, कैंडिडेटे आ जाएंगे सामने, सबका सीट का एडजस्टमेंट हो चुका है, और बिहार की जनता 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो सबको पता चल जाएगा। वोटों के द्वारा जवाब देगी। पिछला बार 40 में 40 कर दिया होगा। समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग तो हो गई है, लेकिन सीटों को लेकर घमासान अभी भी मचा हुआ है। चाचा पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनको एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी भी कहीं ना कहीं नाराज है क्योंकि उनको भी ज्यादा सीटों की डिमांड थी उनकी भी। तो ऐसे में अब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला कब सुलझता है बिहार में, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।